हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम बात करने वाले हैं निवेश के एक नए तरीके के बारे में। इसका नाम ही है न्यू एसेट क्लास, और अगर मैं कहूं कि एकदम डिफाइंड नाम क्या है तो वो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, शॉर्ट में जैसे हम कहते हैं सिफ। सुनने में ये सिप जैसा लग सकता है ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका, लेकिन ये जो सिप है ना, ये सिप से बहुत अलग है। सिप में तो हम 100 रुपए, अब तो 250 रुपए की सिप भी बाजार में है, 1000 रुपए पर मंथ की हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में है मोटी रकम तो फिर सिप है आपके लिए सही। इसमें मिनिमम निवेश यानी निवेश का जो टिकट साइज है वो बड़ा है, लेकिन पीएमएस के मिनिमम निवेश साइज से छोटा है। यानी ये पीएमएस और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बीच का एक रास्ता है एसआईएफ सिर्फ, जिसमें मिनिमम निवेश का टिकट साइज आपका हो जाता है 10 लाख रुपए। और यही कोशिश थी मार्केट रेगुलेटर सेबी की कि एक ऐसा प्रोडक्ट दें जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे, जिसका टिकट साइज पीएमएस और एआईएफ जितना बड़ा नहीं हो लेकिन सिप से ज्यादा हो। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, ये क्यों आपको कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या आपके लिए ये सही प्रोडक्ट है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिटर्न किस तरह का मिलेगा, और टैक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं। और सिफ्स को डीकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड प्रोडक्ट निरंजन अवस्थी। थैंक यू सो मच निरंजन, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इसे डिफाइन कर दीजिए कि सिर्फ क्या है, और क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन दिया वो बहुत ही था कि क्विक सा एक एक्सप्लेनेशन दिया, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाइए और इसको लाने के पीछे क्या आप वजह देख रहे हैं ये भी बताइए निरंजन। थैंक्स प्रियंका फॉर हैविंग मी। सी एसआईएफ आपने काफ़ी हद तक बहुत सिंप्लीफाई इसको कर दिया था स्टार्टिंग में ही। तो आज निवेश के अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो एक है म्यूचुअल फंड्स, जहां पर आप 100 रुपए की एसआईपी या 100 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अ, दूसरे दो ऑप्शन जो है पीएमएस, जहां पे आपको मिनिमम 50 लाख रुपए लगते हैं। और तीसरा जो निवेश का तरीका है, जो प्रोडक्ट है, वो है एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो नीड है वो 1 करोड़ है। अभी पीएमएस और एआईएफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता है, जहाँ जैसे डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर लेना, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाना। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। टैक्सेशन का फ़ायदा है, क्योंकि फंड लेवल पे टैक्सेशन नहीं होता। एक काफ़ी रोबस्ट मैकेनिज्म है, जो कि काफ़ी रिव्यू किया जाता है सेबी से, ऑडिट ट्रेल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। तो म्यूचुअल फंड की सेम जो ट्रांसपेरेंसी है ये लेते हुए सेबी ने सोचा एक बीच में वाला प्रोडक्ट लॉन्च करे, जो कि स्ट्रैटेजी वाइज पीएमएस और एआईएफ के आसपास हो, लेकिन निवेश के तरीके को लेकर, या फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, या रेगुलेशंस को लेकर, या टैक्सेशन को लेकर म्यूचुअल फंड के आसपास हो। तो इसलिए इन्होंने सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लाया जिसका नाम है एसआईएफ, विच इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के बीच में खड़ा रहेगा, जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से शुरुआत होगी। और उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख है। ये क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, एआईएफ और पीएमएस में ऐसे काफ़ी डेरिवेटिव्स के ट्रेड या काफ़ी ऐसे निवेश है जो थोड़ा सा हाई रिस्क और हाई रिटर्न की संभावना रखता है, और ये जनरली आम पब्लिक के लिए शायद से थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी हो। तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि आम आदमी से थोड़ा सा दूर हो, अ, जो निवेशक इसको समझते हैं, इन्फॉर्म निवेशक है, उनके लिए हो। इसीलिए एसआईएफ ये प्रोडक्ट सेबी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें काफ़ी एएमसीज अपने अपने तरीके के स्ट्रेटजीज लॉन्च कर पाएंगे। सो इट इज़ बेसिकली इन कवर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, अ प्रोडक्ट विच कैन बी क्लोजर टू पीएमएस एंड एआईएफ। ओके, सो मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की रीच को बढ़ाने की, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर उसके टिकट साइज को छोटा भी कर रहा है,
मुझे पता है आप लोग 100 रुपए की माइक्रो सिप भी लेकर आते थे, पर इन दिनों ट्रेंड पे है 250 रुपए की सिप। तो हम देख रहे हैं टिकट साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इसी के सामने हम एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं जो कि हर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले के एपेटाइट के लिए सूटेबल नहीं होगा। सो ये जी। एक हम मुझको मैं कहूँगी हिंदी में कहते हैं विरोधाभास एक नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे इसे घर घर तक पहुंचाना है, आप टिकट साइज कम कर रहे हैं, एक तरफ आप एसआईएफ जैसा इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं जिसमें टिकट साइज बड़ा है। तो आपको लगता है कि हमारे मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि पीएमएस और एआईएफ ऑलरेडी जो बड़े टिकट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मौजूद हैं। अ, आपने सही कहा कि पीएमएस और एआईएफ में ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है जहां पर जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है वो जिनके पास ज़्यादा पूंजी है, ज़्यादा कैपिटल है, वो वहां पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन एसआईएफ और एआईएफ और पीएमएस में दो तीन चीज़ें हैं जो कि मास मार्केट प्रोडक्ट इनको नहीं बनाता है। पहला है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में हर महीने आपको प्रोडक्ट दिखता है, हर दिन एनएबी आती है, काफ़ी रोबस्ट तरीका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टैक्सेशन बेनिफिट। अगर हम एआईएफ और पीएमएस में देखें तो पीएमएस में क्लाइंट लेवल पे टैक्सेशन होता है, लेकिन एआईएफ में और एआईएफ में अगर कोई डेरिवेटिव ट्रेड करता है तो बिजनेस लेवल पे टैक्सेशन होता है। मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसको नहीं करना चाहता, लेकिन टैक्सेशन वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर उस स्ट्रैटेजी को आपको एचएनआई कम्युनिटी में या फिर जो बड़े निवेशक है इनके मास मार्केट में अगर आपको पॉपुलर करना है तो एसआईएफ जैसी प्रोडक्ट की नीड डेफिनेटली होगी और डेफिनेटली है। ऑल्सो म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर्स बहुत ज़्यादा रिस्क ले नहीं पाते हैं और लेते भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे 100 रुपये करने वाला भी निवेशक है और 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट का निवेश करने वाला भी एक निवेशक है। तो इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस। जिनको आना है आपको चढ़ जाइए और आप ट्रैवल कीजिए। वेरएस अगर आप एआईएफ और पीएमएस की बात करें तो ये एक शॉफर ड्रिवन कार है जहाँ पर आप नेविगेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जहाँ पे जाना है वो कस्टमाइज सर्विस मिल सकती है। एसआईएफ मैं बोलूँगा एक ओला या उबर है जहाँ पे आपको वो प्राइवेसी भी मिलती है, आपको सुविधा भी मिलती है और कॉस्ट भी एक शॉफर ड्रिवन प्राइवेट कार से कम लगती है। सो मेरे हिसाब से इसकी डेफिनेटली नीड है, और जैसे अगर हम आगे बात करेंगे इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी है। टैक्सेशन एक हुआ, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज सेबी ने अलाउ की है, काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स निकल के आ सकते हैं इसमें। राइट। तो टैक्सेशन पर तो मैं डिटेल में समझूंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात आपने कही है, तो ये बताइए इसमें हम देख रहे हैं कि इक्विटी में, डेट में, डेरिवेटिव में जो इक्विटी वाले जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करने का लोगों को मौका मिलेगा। तो ज़रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताइए निरंजन। इसमें सेबी ने अभी 7 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अलाउ करी है। पहली 3 जो स्ट्रेटजीज हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज है। इसमें पहली स्ट्रेटजी है लॉन्ग शॉट, जिसमें आप इक्विटी साइड लॉन्ग यानी लंबे समय के जो कॉल्स होते हैं, बुलिश कॉल्स है, वो ले सकते हैं। और शॉर्ट में अगर आपको पुट ऑप्शन लेना है या कॉल शॉर्ट करना है या फिर फ्यूचर्स शॉर्ट करना है अप टू 25%, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जहां पर आप पॉजिटिव जब मार्केट जा रहा है तब भी रिटर्न बना सके, या फिर ऐसे कोई स्टॉक जब नीचे गिर रहे हैं उसमें भी आप शॉर्ट के द्वारा रिटर्न बना सकते हैं। इसको हम लॉन्ग शॉर्ट बोलते हैं। तो एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी है सेक्टर रोटेशन, जिसमें मिनिमम आपको मैक्सिमम 4 सेक्टर में आप निवेश कर सकते हो। और जैसे मार्केट चेंज होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, बिजनेस साइकिल्स चेंज होते हैं, आप इन सेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर आज बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी और फार्मा में कॉल लिया है, अ, अगर आपको लगता है बैंकिंग अभी सही नहीं है, आप बैंकिंग को निकाल कर एक चौथा सेक्टर शायद से में भी एफएमसीजी ऐड कर सकते हैं। इसको हम सेक्टर रोटेशन बोलते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी है एक्स टॉप 100। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें, एक्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मोस्ट जो स्ट्रैटेजीज है ये लार्ज कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है। लगभग 50 to 60% मिनिमम लार्ज कैप में निवेश होता है। लेकिन इस कैटेगरी में फंड मैनेजर जो है
जो फंड है वो सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ही निवेश कर पाएगा, लार्ज कैप में नहीं कर पाएगा। और इसमें भी लॉन्ग शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये तीन इक्विटी रिलेटेड स्ट्रेटजीज है। इसमें एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, या फिर लो रिस्क लो रिटर्न वाले भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स, हेजिंग, काफ़ी चीज़ें करके। अगली दो कैटेगरीज है ये हाइब्रिड स्ट्रेटजीज में है, जिसमें एक है एसेट एलोकेटर, जिसमें आप निवेश गोल्ड में कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं, ओवरसीज सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं और इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो मल्टी एसेट जो फंड्स है म्यूचुअल फंड्स में, उसके आसपास है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग शॉट भी कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटजीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें रहेगी कि आप कोई भी एसेट क्लास में कितने भी परसेंटेज में, कितने ही प्रतिशत निवेश आप कर सकते हो और डायनामिकली इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। और दूसरी जो हाइब्रिड में कैटेगरी है वो है हाइब्रिड डेट एंड इक्विटी, जिसमें मिनिमम आपको 25% इक्विटी में डालना है, 25% डेट में डालना है, और बाकी आप भले इक्विटी में डाल सकते हो या डेरिवेटिव्स के थ्रू हेजिंग कर सकते हो, आर्बिट्राज में कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो हाइब्रिड में अगेन लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न या मॉडरेट रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रेटजीज निवेशक को मिल सकते हैं। और जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो डेट। डेट में दो कैटेगरीज दी गई है। एक है सेक्टोरल डेट या थीमेटिक डेट, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का आपने एक डेट फंड बना दिया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशुएंसेस आते हैं। बॉन्ड्स की इशुएंस देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में लगभग 60 to 70% प्राइमरी इशुएंस वहाँ पर आता है। तो उसमें उसका एक पोर्टफोलियो बनाकर आप एक सेक्टोरल या थीमेटिक डेट कर सकते हैं। और डेट में भी दूसरी जो कैटेगरी है वो डेट लॉन्ग शॉर्ट। हालांकि इंडिया में फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स मार्केट काफ़ी शैलो है, अभी उभर ही रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं, उसको लेकर आप एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। सो ऐसे 7 स्ट्रैटेजीज है जो आप तीन इक्विटी में, दो हाइब्रिड में और दो डेट में, जिसमें एएमसीज हर कैटेगरी में एक एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। तो निवेशक को काफ़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक प्योर लो रिस्क डेट फंड से लेकर हाई रिस्क लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड तक पूरी रेंज मिलेगी। तो और सारी एएमसी तो ये नहीं ला पाएंगे, उनको भी लेकर के कुछ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, राइट? और साथ में ये भी बताइए, ईडलवाइज कुछ प्लान कर रही है क्या? क्योंकि 1 अप्रैल से आप लोग ला सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। यस। सो इसमें जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड एएमसीज है जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में और मिनिमम 10,000 करोड़ के एसेट्स वो मैनेज कर रहे हैं, वो एसआईएफ इमीडिएटली लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे भी म्यूचुअल फंड जो नए हैं वो भी लॉन्च कर पाएंगे ऑल्टरनेट रूट के थ्रू, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे, सीआईओज हायर करने पड़ेंगे। जब उनके पास ये टैलेंट हो, फंड मैनेजर की टीम हो, उसके बाद ही ये लॉन्च कर पाएंगे। जैसे मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस या 3 years का एक्सपीरियंस मैनेजिंग AUM ऑफ नॉट लेस देन 5,000 करोड़ एंड 3,000 करोड़, ये क्राइटेरियाज है। तो हर कोई एएमसी लॉन्च कर सकती है, लेकिन इमीडिएटली जो पुरानी एएमसीज है, जो ऑलरेडी जिनका म्यूचुअल फंड में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इन्वेस्टमेंट टीम इज ऑलरेडी इन प्लेस, they can definitely launch these strategies well in advance before a new AMC becomes eligible. जहाँ तक एडलवाइस की बात है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की बात है, हम डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। वी विल बी अमंग्स द फर्स्ट वंस टू लॉन्च मल्टीपल स्ट्रेटजीज बिकॉज वी हैव टैलेंट। हमारे पास एक अलग फैक्टर इन्वेस्टिंग टीम है, इक्विटी टीम है, एक combined research team है। So we already have fund management talent in house sitting at Edelweiss AMC। इसको यूटिलाइज करके डेफिनेटली भले वो हेज स्ट्रेटेजी हो या फिर या हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज हो, लॉन्ग शॉट हो या डेट में क्रेडिट हो, इन सभी में हम कोई ना कोई एक प्रोडक्ट डेफिनेटली बाजार में लाएंगे हमारे निवेशक के हाउ लिए। सून? सो अभी रेगुलेशंस आए हैं, वी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, आई थिंक सो। सेबी विल ऑल्सो टेक इट्स टाइम इनिशियली
जो प्रोडक्ट्स फाइल होंगे उसका जो अप्रूवल होगा। सो मेरे ख्याल से मई या जून के आसपास आपको प्रोडक्ट फाइलिंग्स एएमसीज की तरफ से दिखेंगी, और एडवाइस भी उसमें डेफिनेटली शामिल रहेगा। ओके ग्रेट। अब मुझे ये बताइए, जो 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज है, ठीक है, अब अलग अलग 7 स्ट्रैटेजीज है। अब आपकी तरह और भी कंपनी होगी, मान लीजिए कंपनी ए कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर आई, कंपनी बी कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर आई है, और कंपनी सी की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। एज एन इन्वेस्टर 10 लाख मैं पर स्ट्रैटेजी 10 लाख का निवेश करूंगी, या सबको मिला करके एक साथ 10 लाख होगा? मैं मल्टीपल एएमसी में निवेश कर सकती हूँ, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे? ये जरा समझाइए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। मिनिमम सेबी ने बोला है 10 लैक्स आपको निवेश करना है अक्रॉस स्ट्रैटेजीज। ये जो अक्रॉस स्ट्रैटेजीज है वो उस स्पेसिफिक एएमसीज के लिए लागू है। जैसे एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट अगर 4 एसआईएफ लॉन्च करता है, 2 इक्विटी ओरिएंटेड है, एक हाइब्रिड है और एक डेट है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी को चारों में निवेश करना है तो 2.5 2.5 लाख कर कर चारों एसआईएफ में वो निवेश करेगा, तो टोटल 10 लाख हो गया। दैट इज पॉसिबल। अगर किसी को सिर्फ दो एसआईएफ स्ट्रैटेजीज में पैसा डालना है तो 5 और 5 लाख लगाकर आप टोटल 10 लाख कंप्लीट कर कर वो भी कर सकते हैं। या फिर किसी को सिर्फ एक एसआईएफ में पैसा लगाना है तो आपको पूरा 10 लाख लगाना पड़ेगा। सो एट एएमसी लेवल आप 2 3 या 3 4 या 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके वो आपका 10 लाख जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरे एएमसी में अगर 5 लाख किया है या सॉरी 10 लाख किया है, लेकिन यहाँ पर और इस एएमसी में भी अगर एक 5 लाख कर रहा है तो वो कंबाइन नहीं होगा। हर एएमसी लेवल पे आपको 10 लाख मिनिमम निवेश करना होगा अक्रॉस देयर ओन एसआईएफ स्ट्रेटजीज। ओके अब मुझे रिस्क्स बताइए, क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रैटेजीज लग रही है, मुझे इसमें दिख रहा है ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है, या इसमें हम देखेंगे रिस्क को भी आप कहेंगे कि नहीं, रिस्क वाइज भी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजीज चुन सकेंगे, या इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न जो है वो उस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट होंगी? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। एज एन इन्वेस्टर अगर मैं एसआईएफ चुनती हूँ, मैं बहुत बड़ा अमाउंट दे रही हूँ केएमसी को, 10 लाख मिनिमम अगर है तो रिस्क क्या है मेरा? ये 10 लाख जो है, इस पे डाउनवर्ड रिस्क क्या हो सकता है? राइट। सो अगर आप सर्कुलर देखें तो उसमें दो चीज़ें काफ़ी डिस्टिंक्टली मेंशन की गई है। एक है जो रिस्क बैंड है। अभी रिस्क बैंड लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक रहेगा। उस रिस्क बैंड में आपको समझ में आएगा कि कितना रिस्क है इस प्रोडक्ट में, लोएस्ट रिस्क है या हाईएस्ट रिस्क है, बेसिस द पोर्टफोलियो दैट द एसआईएफ विल हैव। अभी एसआईएफ में हर प्रोडक्ट हाई रिस्क हाई गेन होगा ये नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सपोज हम एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी लेते हैं, सो हाइब्रिड स्ट्रेटजी में ऐसे हो सकता है कि 50-60% आपने इक्विटी आर्बिट्राज में निवेश किया है, 30-40% आपने डेट में किया है, और 10% में भी आपने लॉन्ग ओनली इक्विटी या फिर ओपन नेकेड इक्विटी में किया है। तो इसमें आपका जो मार्केट एक्सपोजर है जो कि ओपन है वो सिर्फ 10-15% है। बाकी इधर इट इज डेट और इधर इट इज आर्बिट्राज। सो ऐसे स्ट्रेटजी को आप शायद से हम बोलेंगे मे बी लो रिस्क या लो रिस्क टू, और रिटर्न भी इसका लो रिस्क या मॉडरेट के लेवल में जितना आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो उतना होगा। इसके सामने एक ऐसी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां पर आपने 80-90% प्योर इक्विटी में लगाया और बाकी 10% आपने कॉल खरीद लिया। तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी हो गई। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एसआईएफ में सेम स्ट्रैटेजी में भी आप एक लो रिस्क लो रिटर्न या मॉडरेट रिटर्न भी स्ट्रैटेजी चला सकते हैं, और हाई रिस्क हाई रिटर्न भी स्ट्रैटेजी चला सकते हैं। इसलिए रिस्क बैंड देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट कंपेरेबल नहीं होंगे। ओके आज म्यूचुअल फंड में अगर आप मल्टी एसेट या मल्टी कैप फंड देखते हो तो लगभग सभी मल्टी कैप फंड सेम एसेट एलोकेशन चलाते हैं, ब्रॉडली सेम स्ट्रैटेजी, स्टॉक्स अलग होते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी तो वही होती है, इक्विटी में निवेश करते हैं। लेकिन एसआईएफ में ही अलग होगा, इसीलिए रिस्क बैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है जो एक सिनारियो एनालिसिस भी एसआईडी में होगा एसआईएफ के, जहां पर वो दिखाया जाएगा
क्लियर कट उस टेबल में कि अगर मार्केट 10% ऊपर जाता है तो ये स्ट्रैटेजी कितनी ऊपर जा सकती है, अगर मार्केट 10% या 20% नीचे जाता है तो इसमें ड्रॉडाउन्स कितने, या आपका कैपिटल लॉस कितना हो सकता है। ये टेबल भी एक ज़रूरी टेबल हो जाएगा समझने के लिए कि इसमें कितना रिस्क है, बिकॉज सबके लिए रिस्क सेम नहीं होता है। किसी के लिए रिस्क होती है कि कितनी वोलेटिलिटी हो, किसके लिए रिस्क होता है कि ड्रॉडाउन्स कितना हो। सो ये दोनों रिस्क बैंड और आपका जो सिनेरियो एनालिसिस का जो टेबल होगा, ये देखकर आपको समझना होगा। इसीलिए ये जो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बात कर रहे हैं, ये समझने वाले जो निवेशक है, इन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट है। और इसमें एक फिल्टर डालने के लिए सेबी ने मिनिमम क्राइटेरिया जो 10 लाख का रखा है, वो उचित है। और उससे काफ़ी जो नए निवेशक है जो अभी जस्ट म्यूचुअल फंड में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट से दूर रहेंगे। जैसे वो जर्नी में 4-5 साल समझे कि इक्विटी मार्केट कैसे होता है, 1-2 साइकिल देखेंगे, डेरिवेटिव समझेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल राइट, सो इसलिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप एसआईएफ में अगर यस। निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको इलस्ट्रेशंस दे करके कंपनियां समझाएंगी कि इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड की क्या इसका बैंड रहेगा इसमें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्सेशन आप कह रहे थे, ज़रा समझाइए एसआईएफ का टैक्सेशन कैसे होने वाला है। मुझे टैक्स छूट कुछ मिलेगी अगर मैं इसमें निवेश करती हूँ या नहीं, या फिर इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे हमें म्यूचुअल फंड में अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना होता है। सो इसका टैक्सेशन म्यूचुअल फंड के जैसा ही होगा। ओके। आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के पहले अगर कोई गेन है तो 20% कैपिटल गेन्स देते हैं, 1 साल के बाद 12.5% देखते हैं। यहाँ पर भी जो इक्विटी लिंक्ड स्ट्रैटेजीज होंगी जहाँ पे मोर देन 65% इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, वहाँ पर आपको ये टैक्स लगेगा। दूसरा हो गया जो डेट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है, जो क्रेडिट स्ट्रैटेजीज है या सेक्टोरल डेट फंड्स है, वहां पर क्योंकि म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में भी आज टैक्सेशन चेंज हुआ है पिछले 2 साल में, जितना भी आपका गेन्स होगा वो आपके जो इनकम स्लैब है उसमें ऐड हो जाएगा और उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। जो तीसरी कैटेगरी का टैक्सेशन होगा वो है 12.5% आफ्टर 2 इयर्स। सो जो भी फंड प्योर डेट फंड नहीं है या फिर प्योर इक्विटी फंड नहीं है जो मोर देन 65% में निवेश कर रहे हैं, बाकी जितने भी स्ट्रेटजीज है वो आपको 2 साल के बाद आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा बिफोर 2 इयर्स एज पर योर इनकम स्लैब। सो ये टैक्सेशन है विच इज एग्जैक्टली लाइक म्यूचुअल फंड्स टुडे। कंपेयर टू पीएमएस एंड एआईएफ ये काफी लोअर टैक्स रेट रहेगा, क्योंकि अगर आप पीएमएस की बात करें, पीएमएस में क्या होता है, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है और फंड मैनेजर ने अगर वो पोर्टफोलियो चर्न करा, तो उस चर्न पे जो भी टैक्सेशन है वो आपको पे करना पड़ेगा। भले ही आपने आपका निवेश पीएमएस से निकाला ना हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी ट्रेड दैट इज डन एट द फंड लेवल इन्वेस्टर्स को वो पास थ्रू हो जाता है। म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। वैसे म्यूचुअल फंड या एसआईएफ में अगर पोर्टफोलियो चेंज होता है तो जो म्यूचुअल फंड लेवल पे या एसआईएफ लेवल पे टैक्स होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। निवेशक को टैक्स तभी देना है जब वो जब अपना इन्वेस्टमेंट निकाले या रिडीम करे। पीएमएस में वैसा नहीं होता है, इसलिए पीएमएस में जनरली टैक्सेशन ज्यादा होता है, एसआईएफ में कम होगा। ओके, सो एआईएफ और भी टैक्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एफिशिएंट, या या प्लीज कंप्लीट, आप कुछ टैक्स में और बता रहे थे, प्लीज तो कंप्लीट। एआईएफ में भी वैसे ही होता है। एआईएफ में अगर डेरिवेटिव्स वगैरह ट्रेड होता है तो बिजनेस टैक्सेशन लगता है विच इज वेरी हाई। सो ओके, एआईएफ में भी टैक्सेशन आपका ज्यादा लगता है, एंड ठीक है। हेंस कंपेयर टू पीएमएस एंड एआईएफ, एसआईएफ विल बी मच मोर टैक्स एफिशिएंट। ओके, एंड व्हाट अबाउट रिडेम्पशन निरंजन? क्या जैसे हमें बहुत म्यूचुअल फंड में तो हम जब चाहें अपना पैसा निकाल लेते हैं, ऑब्वियसली टैक्स की लाइबिलिटी उससे बदल जाती है अगर मैं जल्दी निकाल लेती हूँ तो, लेकिन इसमें एसआईएफ के रिडेम्पशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे क्या, या जब भी कोई चाहे वही लिक्विडिटी मेंटेन होगी जिस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में मिलती है? यस। सो एसआईएफ में जो रिडेम्पशन है, इक्विटी रिलेटेड स्ट्रेटजीज है, जो हमने 3 स्ट्रेटजीज की बात की, वहां पे आपको डेली रिडेम्पशन मिल सकता है और ओके। मिलेगा। जो डेट रिलेटेड स्ट्रेटजीज है, क्रेडिट और सेक्टोरल डेट, वहां पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है रिडेम्पशन की वो वीकली है। तो वहां पे आपको डेली नहीं मिलेगा, वीक में एक बार आप रिडीम कर पाओगे। हालांकि कुछ एएमसीज हो सकती है जिनको वहां पर भी आप डेली रख सकते हो। सो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप वीकली रखें।
उससे ज़्यादा अगर आपको एएमसी डिसाइड कर सकती है कि नहीं मुझे डेली रखना है तो डेली कर सकते हैं, लेकिन वीकली तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा तीसरी जो है हाइब्रिड कैटेगरी, वहां पे 2 टाइम्स इन अ वीक मिनिमम आपको रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसके अलावा अगर एएमसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये डिसाइड करती है कि हमारा इस प्रोडक्ट में हमको डेली रखना है रिडेम्पशन, तो आपको डेली भी मिलेगा। सो मिनिमम इन हाइब्रिड इज ट्वाइस अ वीक, मिनिमम इन डेट इज वंस अ वीक, एंड इन इक्विटी रिलेटेड इट विल बी डेली। ओके, सो मैं इसमें सिप भी कर पाऊंगी या ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होगा? एज इन लाइक एक बार 10 लाख डाला और फिर मैं रेगुलर इंटरवल्स में भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। इसमें एसआईपी का फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, ये बस एक बार में आपको 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है? सो मिनिमम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 10 लाख की होनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें 5,000 की एसआईपी भी कर सकते हो, 1,000 की ओके। भी कर सकते हो, जो भी एएमसी डिसाइड करेगी। आप एसआईपी कर सकते हो, एसटीपी कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हो। ओके, फाइन। अब मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं? क्योंकि अनलेस कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, पर क्या मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? टैक्स एफिशिएंट तो है ये, पर मेरे पास वो अमाउंट भी होना चाहिए। तो एक इन्वेस्टर, आप किस तरह के इन्वेस्टर के लिए इसे राइट प्रोडक्ट मानते हैं? मुझे क्या इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं रेगुलर म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश कर दूं 10 लाख, रादर देन एसआईएफ में मैं 10 लाख डालूं? सो जब आपका पोर्टफोलियो इवॉल्व हो जाता है, आप 10-20 साल से निवेश कर रहे हो, राइट। तो आपके एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नीड्स बन जाते हैं जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड के थ्रू पूरी नहीं हो सकती है। जैसे आपने बताया, अगर मुझे हाई रिस्क में लेना चाहता हूँ और मुझे रिटर्न्स भी हाई चाहिए, तो शायद से म्यूचुअल फंड्स में वो प्रोडक्ट नहीं है, मे बी मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जहाँ पर आप कॉल ऑप्शन या फ्यूचर्स लेकर रिटर्न एनहांस कर सकते हैं। तो मार्केट का अगर रिटर्न 10-12% है, ये प्रोडक्ट अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना है तो ये आपको 15-20% रिटर्न भी दे सकते हैं जब मार्केट का रिटर्न कम हो। एट द सेम टाइम ऐसी भी नीड्स हो सकती है इन्वेस्टर्स की कि मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, लेकिन मुझे एक टैक्स एफिशिएंट फॉर्म में एक मॉडरेट 10-11% का रिटर्न बनाना है। तो ऐसे निवेशक के लिए भी डेरिवेटिव्स यूज करके रिस्क कम करते हुए मॉडरेट रिटर्न दिया जा सकता है। सो डेरिवेटिव्स ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये डेरिवेटिव्स, वेदर इट इज कॉल ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इसमें आप रिस्क बढ़ा भी सकते हो। इसको लेकर आप पोर्टफोलियो का रिस्क घटा भी सकते हो हेजिंग के स्ट्रेटजीज यूज करके। तो एसआईएफ में ये दोनों पॉसिबल होंगे। और ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे कस्टमर्स है जिनको म्यूचुअल फंड में ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आज, उनके लिए ये बढ़िया ऑप्शन होगा इन अ मच मोर टैक्स एफिशिएंट वे। ओके, तो ये थोड़े इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स के लिए है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, इवन इफ आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो शायद आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा इसके पहले आपको अपना होमवर्क म्यूचुअल फंड के जरिए करना होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, एएमसी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं कि भाई वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना एयूएम होना चाहिए, फंड मैनेजर ऐसा होना चाहिए। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, जो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन वो भी कोई, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है वो आपको उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी नहीं रखे हैं इसमें, राइट? यस। सो जैसे निवेशक के लिए क्राइटेरिया है मिनिमम 10 लाख, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है। तो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं उनको एक कॉमन डेरिवेटिव्स की जो एनआईएसएम की परीक्षा है वो पास करनी होगी। उसके बाद ही ये इस प्रोडक्ट्स को अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइज या डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो वहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है। आप समझे, डेरिवेटिव्स जाने, तो ही आप प्रोडक्ट जान पाएंगे, एंड देन आप आपके निवेशक को सही प्रोडक्ट सलाह कर पाएंगे। सो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी एक क्राइटेरिया सेबी ने ऐड किया हुआ है। ओके, सो बिफोर आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन निरंजन, क्या इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या दूसरे अराउंड द ग्लोब मार्केट्स में हैं और इंडिया में अभी लॉन्च हो रही है, या फिर हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है बाहर, क्योंकि बाहर एआईएफ है, पीएमएस है, म्यूचुअल फंड्स भी है। लेकिन एसआईएफ ये मेरे हिसाब से सेबी का एक इनोवेशन है।
अगर हम मैक्सिमम डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखें, ऐसी कोई कैटेगरी मैंने तो नहीं सुनी। सो यू नो as we all know, SEBI is known for innovation. Not only SEBI, RBI and many other institute in India is known for innovation. I think so एक नया innovation है SEBI का, and it will definitely change the way people invest their money in mutual fund and related products. ऑलराइट, थैंक यू सो मच निरंजन, आपने वक्त निकाला एसआईएफ को समझाने के लिए और बार बार ये डिस्क्लेमर भी देते रहे निरंजन कि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ये सभी निवेशकों के लिए नहीं है। ये थोड़े से ऐसे निवेशकों के लिए जिन्होंने वक्त बिताया है बाजार में, जो समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और वो केवल म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं बल्कि एक उनकी स्ट्रैटेजी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच निरंजन फॉर योर टाइम टुडे। ये ध्यान रखिएगा कि एसआईएफ का जो मिनिमम टिकट साइज है वो 10 लाख रुपए है और साथ ही में टैक्स एफिशिएंट तो है, लेकिन आप इसमें तभी निवेश करिएगा जब आपकी जेब में हो 10 लाख रुपए। निरंजन, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।